आज हम लोग बायो में बुक स्टार्ट करने वाले हैं और बायो का पहला लेसन है जीवन की मौलिक इकाई। आइए हम लोग जानते हैं कि जीवन की मौलिक इकाइयां कौन कौन सी है। रॉबर्ट हुक ने कार्क की पतली काट का अवलोकन के दौरान यह पाया कि उनमें अनेक छोटे छोटे प्रकोष्ठ हैं। रॉबर्ट हुक ने जब कार का पतली काट का जब अवलोकन किया, जब परीक्षण किया, तब उन्होंने पाया कि उनमें एक छोटे छोटे अवलोकन पाए जाते हैं, अणु पाए जाते हैं। उनकी संरचनाएं मधुमक्खी के छत्ते जैसी है प्रतीत होती है। उनकी संरचनाएं किसके जैसे? मधुमक्खी के छत्ते जैसी प्रतीत होती है। कार्क एक पदार्थ है जिसे वृक्ष की छाल से प्राप्त किया जाता है। कार्क क्या है? वृक्ष की छाल से उसे प्राप्त किया जाता है। सन 1665 में हुक ने इसे स्वनिर्मित सूक्ष्मदर्शी से देखा था। क्या बोल रहा है कि सन 1665 में हुक ने इसे स्वनिर्मित सूक्ष्मदर्शी जो उन्होंने खुद बनाया था उसके द्वारा देखा था। रॉबर्ट हुक ने इन प्रकोष्ठों को कोशिका कहा। रॉबर्ट हुक ने इन प्रकोष्ठों को क्या कहा? कोशिका कहा था। कोशिका लैटिन शब्द में जिसका अर्थ होता है छोटा कमरा। कोशिका जो शब्द है उसका लैटिन शब्द में उसका अर्थ क्या होता है? छोटा कमरा। ऊपर वर्णित घटना छोटी एवं निरर्थक लगती हो, परंतु विज्ञान के इतिहास में यह एक बहुत ही स्मरणीय घटना है। परंतु ये विज्ञान के तौर पर क्या है? स्मरणीय घटना कहलाती है। इस प्रकार सबसे पहले हुक ने देखा कि सजीवों में अलग अलग एकक होते हैं। इन एककों का वर्णन करने के लिए जीव विज्ञान के कोशिका शब्द का उपयोग आज तक किया जाता है, जो बोल रहा है कि सजीवों में जो अलग अलग जो एकक होते हैं सभी को मिला के कोशिकीय एककों को वर्णन करने के लिए जीव विज्ञान में इसे क्या कहते हैं? हम लोग कोशिका का नाम लिया जाता है और वो आज तक हम लोग उपयोग करते हैं। 5.1 आइए हम लोग देखते हैं सजीव किससे बने होते हैं। सजीव किससे बने होते हैं? 5.1 में आइए हम लोग देखते हैं सजीव किससे बने होते हैं। सजीव जो है किससे बने होते हैं। इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले यहाँ पे क्रियाकलाप दिया है, एक्टिविटी जो है। आइए हम लोग पढ़ते हैं। प्याज का एक छोटा छिलका लो। बोला है प्याज का एक छोटा छिलका लेने के लिए एक चिमटी की मदद से हम प्याज की अवतल सतह की और भीतरी सतह से झिल्ली उतार सकते हैं। मतलब बोल रहा है कि चिमटा के तौर पर उसकी सारी छिलकाओं को उतार ले और उसके सारे परतों को उतार दे। इस झिल्ली को तुरंत ही जल वाले वाच ग्लास में रख दे। इसे तुरंत कहाँ बोला है कि झिल्ली के तौर पर जल वाले वाच ग्लास में डाल दे। वाच ग्लास में रख लेते हैं। इससे झिल्ली मुरने या सूखने से बच जाएगा। इससे झिल्ली क्या होगा? मुरने या सूखने से बच जाएगा। इस पर हम इस झिल्ली से क्या करेंगे? अब पूछता है कि यहाँ पे हम इस झिल्ली से क्या करेंगे। तो दूसरा पॉइंट देखते हैं। एक कांच की स्लाइड लो, इस पर जल की एक बूंद डालो। इस पर जल की बूंद डालने बोला है। अब वाच ग्लास में रखी, कहाँ गया? अब वाच ग्लास में रखी झिल्ली के इस छोटे टुकड़े को इस स्लाइड पर रख दो। अब इस स्लाइड पर रखने बोला है झिल्ली की छोटी टुकड़ी को। यह ध्यान रखिए कि झिल्ली बिल्कुल सीधी हो। क्या बोला है कि झिल्ली एकदम सीधी हो, मुड़ना नहीं चाहिए। एक पतला प्लेट ब्रश इस झिल्ली को स्लाइड पर रखने में आपकी मदद करेगा। एक पतला ब्रश लेने बोला है कि जो झिल्ली को आपको स्लाइड में रखने में मदद कर सकता है। अब इस पर एक बूंद आयोडीन की डालो तथा इसे केवल स्लिप से ढक दो। इसे केवल स्लिप से ढक देने बोला गया है। कवर स्लिप को सुई की मदद से इस प्रकार रखें जिससे कि उसमें वायु बुलबुले न आ पाए। अपने विज्ञान अध्यापक से सहायता ले। हमने प्याज की झिल्ली को अस्थायी स्लाइड बनाई है। अब हम इसे पहले कम क्षमता वाले और उसके पश्चात उच्च क्षमता वाले
संयुक्त सूक्ष्मदर्शी के द्वारा देखते हैं। बोल रहा है कि यहाँ पे 5.1 में जो सूक्ष्मदर्शी है उसके द्वारा झिल्ली को देखने बोला गया है। आपने क्या देखा? बोल रहा है कि उस दौरान देखने के बाद हमने क्या देखा। क्या आप जो संरचना सूक्ष्मदर्शी के द्वारा देखते हैं उसे कागज पर बना सकते हैं? क्या यह चित्र 5.2 जैसा दिखाई देता है? बोल रहा है कि सूक्ष्मदर्शी द्वारा उसे देखने के बाद क्या यह चित्र 5.2 जो दिया चित्र उसके द्वारा दिखता है? अब हम विभिन्न आकार वाले प्याज की झिल्लियों से अस्थायी स्लाइड बनाएंगे। हम क्या देखते हैं? क्या हम सभी संरचना एक जैसी है अथवा भिन्न भिन्न? बोल रहा है कि और दूसरे झिल्ली लेने के लिए और दूसरे छिलके लेने के लिए और उसे अलग अलग चित्र उसकी अलग अलग चित्र बनाने के लिए हमें क्या मिलता है कि वे सारे चित्र एक जैसी है। ये संरचनाएं क्या है? उनकी संरचनाएं बनाने जो बोला गया था वे संरचनाएं क्या है? ये सभी संरचनाएं एक जैसी दिखाई देती है। ये सभी मिलकर एक विशिष्ट संरचना शल्ककंद बनते हैं, जिसे जैसे प्याज मतलब सारे को मिला देने के पर सारे संरचना को मिला देने पर प्याज ही बनता है। वे अलग अलग नहीं, सब एक जैसे हैं। इस क्रियाकलाप में हमें ज्ञात है कि विभिन्न आकार के प्याज में सूक्ष्मदर्शी द्वारा देखने पर एक जैसे संरचनाएं दिखाई देती है। सारे एक जैसे ही संरचनाएं होती हैं। प्याज की झिल्लियों की कोशिकाएं एक जैसी हैं। प्याज की झिल्ली की कोशिकाएं क्या है? एक जैसी है। प्याज के आकार से इसका कोई संबंध नहीं है। प्याज के आकार से इसका कोई संबंध नहीं पड़ता है। ये छोटे छोटे संरचनाएं जो हम देख रहे हैं शल्ककंद प्याज की मूलभूत इकाई है। इन संरचनाओं को कोशिका कहते हैं। न केवल प्याज बल्कि जितने भी जीव जंतु हम अपने इर्द गिर्द देखते हैं वे सभी कोशिकाएं से बने होते हैं। यद्यपि कुछ जीव एक कोशिकीय भी कहलाते हैं। बोल रहा है यहाँ पे जो छोटा प्याज लिए जो प्याज था वो एक मूलभूत इकाई है। इससे प्याज ही नहीं जीव जंतु बल्कि प्याज का यहाँ पे बोल रहा है ना केवल प्याज ही नहीं, सिर्फ प्याज ही नहीं, जीव जंतु और सभी जो हमारे इर्द गिर्द जितने भी चीजें हैं सभी कोशिकाओं के द्वारा बने होते हैं। यद्यपि कुछ जीव एक कोशिकीय जीव होते हैं। जो कुछ जीव क्या होते हैं? एक कोशिकीय जीव होते हैं। जो एक ही कोशिका के द्वारा बने होते हैं वो पूरे खाली जीव ही कहलाते हैं। अर्थात लेंसों की खोज के बाद सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार संभव हो सका। लेंसों की खोज के बाद सूक्ष्मदर्शी का भी आविष्कार संभव हो पाया। यह ज्ञात हुआ है कि एकमात्र कोशिका स्वयं में ही एक संपूर्ण जीव जैसे अमीबा मैंने जैसे बोला कि एकमात्र कोशिका ही पूरे संपूर्ण जीव कहलाता है। जैसे अमीबा क्लेमिडोमोनास पैरामीशियम एवं बैक्टीरिया हो सकता है। इन सजीवों को एक कोशिकीय जीव कहते हैं। इन्हें क्या कहते हैं? एक कोशिकीय जीव कहते हैं। इसके अलावा बहुकोशिकीय जीवों में अनेक कोशिकाएं समाहित होकर विभिन्न कार्यों में संपन्न होते हुए विभिन्न अंग का निर्माण करते हैं। बोल रहा है कि इसके अलावा जो बहुकोशिकीय जीव होते हैं इनकी कोशिकाओं में समाहित होकर एक कोशिकीय जीव सारे मिलकर बहुकोशिकीय जीव बनाते हैं। विभिन्न अंगों का निर्माण करते हैं। सारे मिलकर विभिन्न अंगों का निर्माण करते हैं। बहुकोशिकीय जीव के कुछ उदाहरण है फंजाई, कवक, पादप और जंतु। क्या हम कुछ एक कोशिकीय जीव के विषय में मालूम कर सकते हैं? बोल रहा है कि यहाँ पे कि एक कोशिकीय जीव के विषय में हम लोग कुछ मालूम कर सकते हैं। आइए देखते हैं। प्रत्येक बहुकोशिकीय जीव एक कोशिका से ही विकसित हुआ है। प्रत्येक जो बहुकोशिकीय जीव है एक कोशिका से ही विकसित हुआ है। कैसे कोशिकाएं विभाजित होकर अपनी ही जैसी कोशिकाओं का निर्माण करती है। बोल रहा है कि कैसे कोशिका विभाजित होकर बहुकोशिकीय जीव जो है विभाजित होकर अपने ही जैसी कोशिकाओं का निर्माण करती है। वे अपनी ही कोशिकाओं जैसा निर्माण करती है। इसी प्रकार सभी कोशिकाएं अपनी पूर्णवर्ती कोशिकाओं को से उत्पन्न होती है। इसी प्रकार क्या बोल रहा है कि सभी जो कोशिकाएं हैं अपने पूर्णवर्ती कोशिकाओं से उत्पन्न होती है। इस बीच यहाँ पे हमने देखा कि इसमें भी जाने, यहाँ पे जो रेड कलर का जो नोटेड है इसमें भी जाने, उसे आप लोग खुद से पढ़ना है। जो रॉबर्ट हुक है उनके बारे में डिस्क्रिप्शन के बारे में उन्हें सब चीज के उनके बारे में बताया गया है। ठीक है, वो आप लोग खुद से पढ़िएगा। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे 5.2 क्रियाकलाप पूछ दिया।
ठीक है, आइए हम लोग इसे जानते हैं। 5.2 क्रियाकलाप में हम पत्ती की झिल्ली, प्याज की मूलाग्र अथवा विभिन्न आकार की प्याज की झिल्ली की अस्थायी स्लाइड बना सकते हैं। बोल रहा है कि यहाँ पे हम प्याज की जो अस्थायी जो स्लाइड है, विभिन्न आकार का जो प्याज का जो अस्थायी स्लाइड है, उसे हम बना सकते हैं। उपरोक्त क्रियाकलाप करने के पश्चात निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। क्रियाकलाप करने के बाद आपको कुछ यहाँ पे प्रश्न है, उसके उत्तर देने के लिए बोला गया है। क्या प्रश्न है? क्या सभी कोशिकाएं आकार एवं आकृति की दृष्टि से एक समान दिखाई देती है? बोल रहा है कि क्या सभी कोशिकाएं एक समान आकार की होती है या दृष्टि एक समान दिखाई देती है? वे पूछ रहा है क्वेश्चन, ये सब क्रियाकलाप करने के बाद बोलना है। क्या सभी कोशिकाएं की संरचना एक जैसी दिखाई देती है? सारी कोशिकाएं की संरचना एक जैसी दिखाई देती है, पूछ रहा है। क्या पादप के विभिन्न भागों में पाए जाने वाली कोशिकाओं में कोई अंतर है? बोल रहा है कि कुछ पादप में विभिन्न भागों में जो पाए जाने वाले जो अंतर है, उसमें क्या कोई अंतर है? पूछ रहा है। हमें कोशिका में क्या समानता दिखाई देती है? हमें कोशिका में क्या समानता दिखाई देती है? ये 4 क्वेश्चन क्रियाकलाप के बाद आप लोग को आंसर देना है। कुछ जीवों में विभिन्न प्रकार की कोशिकाएं भी हो सकती है। निम्नलिखित चित्र को देखिए। बोल रहा है कि कुछ जीवों में कोशिका विभिन्न आकार की कोशिकाएं भी होती है, विभिन्न आकार की कोशिकाएं भी हो सकती है। निम्नलिखित चित्र को देखिए। ये मनुष्य के शरीर की कुछ कोशिकाएं हैं। यहाँ पे बोल रहा है ये मनुष्य की कुछ शरीर की कोशिकाएं को देखा गया। 5.3 में कोशिकाओं की आकृति एवं आकार उनकी विशिष्ट कार्यों के अनुरूप होते हैं। बोल रहा है कि कोशिकाओं की आकृति एवं आकार जो होती है उनकी विशिष्ट कार्यों के अनुरूप होता है, उनके कार्यों के अनुरूप होता है। कुछ कोशिकाएं अपना आकार परिवर्तित करती है। बोल रहा है कि कुछ कोशिकाएं अपना आकार परिवर्तित भी करती है, जैसे एक कोशिकीय अमीबा। कुछ जीवों में कोशिका का आकार लगभग स्थिर रहता है। बोल रहा है कुछ जीवों में कोशिका का आकार लगभग स्थिर रहता है एवं प्रत्येक आकार की कोशिकाओं के लिए विशिष्ट होता है। और बोल रहा है कि प्रत्येक आकार की कोशिकाएं जो होती है, जो हमारे शरीर में पाई जाती है, वो विशिष्ट तौर पर सामान्य रहती है, जो परिवर्तित नहीं की जा सकती है। जैसे तांत्रिक कोशिकाएं, यहाँ पे दिया गया 5.3 के में से एक कोशिका दिया तांत्रिक कोशिका, जिनका आकार परिवर्तित नहीं होता है। प्रत्येक जीवित कोशिकाओं में कुछ आधारभूत कार्य करने की क्षमता होती है। प्रत्येक कोशिकाओं में क्या होता है? आधारभूत कार्य करने की उनकी अलग अलग क्षमताएं भी होती है। जो सभी सजीवों का गुण है, जो सारे सजीवों का उनका अपना अपना गुण कहलाता है। एक जीवित कोशिका, बोल रहा है यहाँ पे, एक जीवित कोशिका इन आधारभूत कार्यों को कैसे करती है? एक जीवित कोशिका जो होती है वे अपने आधारभूत कार्यों को किस प्रकार करती है? हमें ज्ञात है कि बहुकोशिकीय जीवों में श्रम विभाजन होता है, जैसा कि मनुष्य में बहुकोशिकीय जीवों में भी श्रम विभाजन होता है। जैसे अंग हम लोग में विभाजित है, वहाँ भी बहुकोशिकीय जीव में विभाजित होता है, जैसे मनुष्य के तौर पर हमारे अंदर है। इसका तात्पर्य यह है कि शरीर में विभिन्न अंग विभिन्न कार्य करते हैं। जैसा कि मैंने कहा कि इसका तात्पर्य यह है कि शरीर के विभिन्न अंग बहुत ही भिन्न भिन्न कार्य करते हैं। जैसे मनुष्य के शरीर में हृदय रुधिर को पंप करता है, रुधिर को पंप करता है मतलब ब्लड को पंप करता है, वे दूसरे स्थान पर पहुंचाता है। और अमाशय भोजन का पाचन आदि, और जो अमाशय भोजन का पाचन करता है और आदि तौर पर अपने सारे अंग दूसरे कार्य करते हैं। इस प्रकार एक कोशिकीय में भी श्रम विभाजन होता है। इस प्रकार एक कोशिकीय जीवों में भी श्रम विभाजन होता है। वास्तव में ऐसे प्रत्येक कोशिका में कुछ विशिष्ट घटक होते हैं। वास्तव में जो ऐसे जो विशेष प्रकार के जो श्रम विभाजन होता है, वे विशिष्ट प्रकार के प्रत्येक कोशिका में विशिष्ट घटक होता है। ठीक है, विशिष्ट घटक होता है जिन्हें क्या कहते हैं? कोशिकांग कहते हैं। प्रत्येक कोशिकांग बोल रहा है कि वास्तविक में ऐसे प्रत्येक कोशिकाओं में कुछ वास्तविक घटक होते हैं जिन्हें क्या कहते हैं? कोशिकांग कहते हैं। प्रत्येक कोशिकांग एक विशिष्ट कार्य करता है। प्रत्येक कोशिकांग उनका अपना अपना एक अलग अलग कार्य होता है।
जैसे कोशिका में नए पदार्थ का निर्माण करना, अपशिष्ट पदार्थ का निष्कासित करना, जो गंदे पदार्थ है उनको खत्म करना। इन कोशिकाओं के कारण ही एक कोशिका जीवित रहती है। इन कोशिकाओं के कारण ही एक कोशिका जीवित रह पाती है एवं अपने सभी कार्य करती है, अपने सभी वहां का सभी कार्य करती है। वे कोशिकाएं मिलकर एक मूलभूत इकाई बनाती है। वे कोशिकाएं मिलकर क्या करती है? एक मूलभूत इकाई बनाती है, जिसे कोशिका कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं हम लोग? कोशिका कहते हैं। सभी कोशिकाओं में एक ही प्रकार का कोशिकांग होता है। जो सभी प्रकार के कोशिकाओं में एक ही प्रकार का कोशिका होता है, कोशिकांग होते हैं। इसमें कोई अंतर नहीं पड़ता, इसमें कोई भी अंतर नहीं पड़ता कि इसके कार्य क्या है अथवा वे किस जीव में पाए जाते हैं। इसे कोई भी अंतर नहीं होता है कि वे क्या कार्य करते हैं और क्या कौन से जीव में पाए जाते हैं। ठीक है, इस बीच में हम लोग का यहाँ पे प्रश्न दिया है कि प्रश्न 1 में तो इसमें 2 क्वेश्चन दिया गया है। इस बीच तक हम लोग जहां तक पढ़े उसे आप खुद पढ़िएगा, दोबारा रिपीट कीजिएगा, उसी बीच में आपको ये 2 क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है हम लोग का 5.2, कोशिका किससे बनी होती है। पूछ रहा है कि कोशिका किससे बनी होती है, कोशिका का संरचनात्मक घटना क्या है। संरचनात्मक घटना इसका क्या होता है? कोशिका में विशिष्ट घटक होते हैं। कोशिका में एक विशिष्ट घटक पाया जाता है जिन्हें कोशिकांग कहते हैं। जिन्हें क्या कहते हैं? कोशिकांग कहते हैं। कोशिका कैसे संगठित होती है? पूछ रहा है कोशिका यहाँ पे कैसे संगठित होती है। यदि कोशिका का अध्ययन सूक्ष्मदर्शी से किया जाए तो हमें लगभग प्रत्येक कोशिकाओं में 3 गुण स्पष्ट दिखाई देंगे। बोल रहा है कि कोशिका का अध्ययन अगर हम सूक्ष्मदर्शी द्वारा करेंगे तो इसमें 3 प्रकार का गुण स्पष्ट रूप से हमें दिखाई देगा। पहला प्लाज्मा झिल्ली, केंद्रक तथा केंद्रीय कोशिका द्रव्य। प्लाज्मा झिल्ली पहला, दूसरा केंद्रक, तीसरा है कोशिका द्रव्य। कोशिका के अंदर होने वाली संपूर्ण क्रियाकलाप और उसकी बाह्य पर्यावरण से पारस्परिक क्रियाएं इन्हीं गुणों के कारण संभव है। जो पारस्परिक क्रियाएं जो होती है इन्हीं 3 गुण के कारण ही संभव हो पाती है। आओ देखें कैसे होती है। आइए देखते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट टॉपिक है प्लाज्मा झिल्ली अथवा कोशिका झिल्ली। प्लाज्मा झिल्ली अथवा कोशिका झिल्ली के बारे में पढ़ते हैं। कोशिका की यह सबसे बाह्य परत है। कोशिका की यह सबसे बाह्य परत कहलाती है प्लाज्मा झिल्ली, जो कोशिका के घटकों को बाह्य पर्यावरण से बाहर करती है। जो कोशिका के घटकों को बाह्य पर्यावरण से संपर्क में आने नहीं देती है। प्लाज्मा झिल्ली कुछ पदार्थों का अंदर अथवा बाहर लेन देन आने जाने देती है। प्लाज्मा झिल्ली क्या करती है? कुछ ही पदार्थों को अंदर और बाहर आने जाने देती है। यह अन्य पदार्थों की गति को भी रोकती है और दूसरे पदार्थों की जो गति है उसको भी ये प्लाज्मा झिल्ली रोकती है। कोशिका झिल्ली को इसलिए वर्णनात्मक परागम्य झिल्ली कहा जाता है। कोशिका झिल्ली को इसलिए इसे क्या कहता है? वर्णनात्मक परागम्य झिल्ली भी कहा जाता है। कोशिका में पदार्थ की गति कैसे होती है? अब बोल रहा है कि कोशिका में पदार्थ की गति किस प्रकार होती है, कैसे होती है। पदार्थ कोशिका से बाहर कैसे आता है? पदार्थ जो होता है कोशिका से बाहर किस प्रकार निकलता है? कुछ पदार्थ जैसे ऑक्सीजन अथवा कार्बन डाइऑक्साइड कोशिका झिल्ली के आर पार विसरण प्रक्रिया द्वारा आवागमन कर सकते हैं। बोल रहा है कि कुछ पदार्थ जो कोशिका झिल्ली है उससे ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड आर पार कर सकते हैं। हम विसरण की प्रक्रिया के बारे में पिछले अध्याय में पढ़ चुके हैं। पिछले अध्याय में हम इसके बारे में पढ़ चुके हैं। हम अध्ययन कर चुके हैं कि पदार्थों की गति उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर होती है। हमने क्या देख पढ़ा है कि पदार्थों का जो गति होता है वह उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर गति करता है। कुछ इसी प्रकार का प्रक्रिया कोशिका में भी होता है। कुछ इसी प्रकार का प्रक्रिया कहाँ होता है? कोशिका में भी होता है। कोशिका अपशिष्ट है। बोल रहा है कि उदाहरण के लिए जब कुछ पदार्थ जैसे CO2 जो एक कोशिका अपशिष्ट है अथवा जिसका निष्कासन आवश्यक है कोशिका में इकट्ठा हो जाता है। क्या होता है? कोशिका में CO2 इकट्ठा हो जाता है तो इसका सांद्रता बढ़ जाता है। इसकी सांद्रता क्या होती है? बढ़ जाती है। कोशिका को बाह्य पर्यावरण से CO2 की सांद्रता कोशिका में स्थिर सांद्रता CO2 की सांद्रता की तुलना में कम होता है। अब यहाँ पे तुलना कर रहा है कि किसके बीच में? कोशिका के बाह्य पर्यावरण से जो CO2 हम लोग जो श्वसन के द्वारा जो लेते हैं और
स्थिर कोशिका में जो हमारे कोशिका में जो पहले से CO2 है उसके बीच में जो सांद्रता होती है उसकी तुलना में बहुत कम होता है। किसकी? जो अंदर जो पहले से स्थिर रहती है CO2 उसका सांद्रता बहुत ही कम होता है। जैसे ही कोशिका के अंदर तथा बाहर CO2 की सांद्रता का अंतर आता है, जैसे ही इन दोनों के बीच में जब अंतर आता है उसी समय उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर विसरण द्वारा कोशिका से CO2 बाहर निकल जाता है। उसी दौरान क्या होता है कि उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर विसरण के द्वारा क्या होता है? CO2 बाहर निकल जाता है। इसी प्रकार जब कोशिका में ऑक्सीजन का सांद्रता कम हो जाता है तो O2 बाहर से कोशिका में विसरण द्वारा अंदर चली जाती है। अब बोल रहा है कि यहाँ पे इसी प्रकार क्या होता है, जब कोशिका में ऑक्सीजन की जब कमी होती है, उसकी सांद्रता में जब कमी आ जाती है, तब तो O2 बाहर से, ऑक्सीजन बाहर से कोशिका के विसरण द्वारा हम उसे ग्रहण कर लेते हैं। अतः कोशिका और बाह्य पर्यावरण में गैसों का आदान प्रदान में विसरण एक महत्वपूर्ण भूमिका कहलाता है। अतः क्या कहलाता है? कोशिका के बाह्य पर्यावरण से गैसों का जो आदान प्रदान होता है उसमें विसरण एक महत्वपूर्ण भूमिका कहलाती है। ठीक है। पानी भी विसरण के नियमों के अनुकूल व्यवहार करता है। जब हम पानी पीते हैं तो वो भी एक विसरण के अनुकूल व्यवहार करता है। पानी के अणुओं की गति जब वर्णात्मक परागम झिल्ली द्वारा हो तो उसे परासरण कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? परासरण कहते हैं। जब उनकी गति किसके जैसी होती है? वर्णात्मक परागम झिल्ली द्वारा होती है। प्लाज्मा झिल्ली से पानी की गति पीने में घुले पदार्थों की मात्रा के कारण भी प्रभावित होता है। अब बोल रहा है यहाँ पे कि प्लाज्मा झिल्ली में जो पानी की जो गति होती है, पानी में घुलित पदार्थों की मात्रा के कारण भी प्रभावित होता है वहां पे उनकी गति को। इस प्रकार परासरण में पानी के अणु वर्णात्मक परागम झिल्ली द्वारा उच्च जल की सांद्रता से निम्न पानी की सांद्रता की ओर जाता है। अब बोल रहा है यहाँ पे कि इस प्रकार जो परासरण में जो पानी जो अंदर जाता है, ठीक है, वर्णात्मक परागम झिल्ली द्वारा जो अंदर जाता है वे उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर ही वो बहाव करता है। यहाँ वर्ण परागम झिल्ली द्वारा उच्च जल की सांद्रता से निम्न जल की सांद्रता की ओर बहाव करता है। यदि हम किसी जंतु कोशिका अथवा पादप कोशिकाओं को शिकार शक्कर या नमक के विलयन में रखे तो क्या होगा? यहाँ पे बोल रहा है कोई भी जंतु को हम यहाँ पे नमक या शक्कर के विलयन में रख दे तो क्या होगा? निम्नलिखित 3 घटनाएं में से एक घटना हो सकता है। निम्नलिखित 3 घटना में से ही एक घटना हो सकता है। यदि कोशिका को तनु विलयन वाले माध्यम अर्थात पानी में शक्कर या नमक की मात्रा कम तथा पानी की मात्रा अर्थात अधिक है। मतलब यहाँ पे बोल रहा है यदि कोशिका के तनु में विलयन वाले माध्यम के तौर पर अर्थात पानी में शक्कर और चीनी, शक्कर और नमक की मात्रा कम तथा पानी का मात्रा अधिक, पानी बढ़ाने और शक्कर और नमक की मात्रा घटाने बोला जा रहा है में रखा गया है तो पानी परासरण विधि द्वारा कोशिका के अंदर चला जाएगा। पानी क्या होगा? परासरण विधि द्वारा कोशिका के अंदर चला जाएगा। कब? जब पानी की मात्रा अधिक और शक्कर और नमक की मात्रा कम हो। ठीक है। ऐसे विलयन को अल्प परासरण दाबी विलयन कहते हैं। ऐसे विलयन को क्या कहते हैं? अल्प परासावी दाबी विलयन कहते हैं। पानी के अणु कोशिका झिल्ली के दोनों ओर आवागमन करने के लिए स्वतंत्र होते हैं। पानी के अणु जो है कोशिका झिल्ली के दोनों ओर आवागमन के लिए स्वतंत्र होते हैं, लेकिन कोशिका के अंदर जाने वाले पानी की मात्रा कोशिका से बाहर आने वाले पानी की मात्रा से ज्यादा होगा। अब यहाँ पे बोल रहा है कि लेकिन कोशिका के अंदर जो पानी जाता है उसके मात्रा में जो कोशिका के बाहर जो पानी निकलता है उसकी मात्रा में अंदर जो पानी जा रहा है वो ज्यादा मात्रा में पानी जाता है। इस प्रकार सत्य निष्कर्ष यह होगा कि पानी कोशिका के अंदर गया, इससे कोशिका फैलने लगेगा। पानी के जब कोशिका के अंदर जब पानी गया तब कोशिका क्या होगा? फैल जाएगा। यदि कोशिका को दूसरा यहाँ पे घटना क्या होगा? यदि कोशिका को ऐसे माध्यम विलयन में रखा जाए जिसमें बाह्य पानी की सांद्रता कोशिका की स्थिर पानी की सांद्रता के ठीक बराबर रखा जाए। मतलब पानी में पानी और नमक और चीनी शक्कर की मात्रा बराबर रखा जाए तो कोशिका झिल्ली में जल में कोई शुद्ध गति नहीं होगी। मतलब उस जल की कोई भी गति नहीं होगी, वो स्थिर रह जाएगी। पानी कोशिका झिल्ली के दोनों ओर ऐसे विलयन को क्या कहते हैं? समपरासारी विलयन कहते हैं।
पानी कोशिका झिल्ली के दोनों ओर आता जाता है, पानी कोशिका झिल्ली के दोनों ओर तो आता जाता है, लेकिन पानी की जो मात्रा अंदर गई उतने ही बाहर आ जाती है। मतलब जो पानी की मात्रा जो अंदर गई वो उतना ही बाहर निकल जाता है। इस प्रकार व्यापक रूप से पानी की कोई गति नहीं हुई, इस प्रकार व्यापक रूप से पानी की कोई गति नहीं हुई, इसलिए कोशिका के माप में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, कोशिका के माप में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। तीसरा यहाँ पे घटना बोल रहा है, यदि कोशिका के बाह्य विलयन आंतरिक घोल से अधिक सांद्रता है तो पानी प्रसरण द्वारा कोशिका के बाहर आ जाएगा। बोल रहा है कि यदि कोशिका में जो बाह्य विलयन जो है आंतरिक घोल में जो अधिक सांद्रता की तौर पर पानी प्रसरण द्वारा कोशिका के बाहर आ जाएगा, पानी जब कोशिका के जब बाहर आ जाएगा वैसे विलयन को हम लोग क्या कहेंगे? अति प्रसरण दाबी विलयन उसको कहेंगे। पुनः पानी कोशिका झिल्ली के दोनों ओर आवागमन कर सकती है, लेकिन इस अवस्था में क्या होगा? कोशिका में ज्यादा मात्रा में पानी बाहर आएगा। इस अवस्था में कोशिका से पानी अधिक मात्रा में बाहर ही निकल जाएगा और कम पानी अंदर जाएगा और बहुत कम पानी अंदर जाता है, अतः कोशिका सिकुड़ जाएगा। अतः कोशिका क्या होगा? सिकुड़ जाएगा। प्रसरण इस प्रकार विसरण की एक विशिष्ट विधि है जिसमें वर्णात्मक झिल्ली द्वारा गति होता है। इसमें क्या होता है? वर्णात्मक झिल्ली द्वारा गति होता है। आओ निम्नलिखित क्रियाकलाप करें। अब यहाँ पे 5.3 एक क्रियाकलाप दिया है, आइए देखते हैं। अंडे को तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में डालकर उसके छिलके को हटाते हैं। अंडे को क्या बोला है? तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में डालने के लिए बोला है, उसके छिलके को हटाने के लिए बोला है। इसका छिलका ज्यादातर कैल्शियम कार्बोनेट में निर्मित होता है। इसका छिलका क्या होता है? कैल्शियम कार्बोनेट में से निर्मित होता है। एक पतली बाह्य त्वचा झिल्ली तब अंडे को घेरे रखते हैं। एक पतली बाह्य त्वचा जो होती है वो जो छिलका होता है तब अंडे को घेरे रहता है। अंडे को शुद्ध जल में रखें तथा 5 मिनट के पश्चात इसका अवकलन करते हैं। हम क्या देखते हैं? 5 मिनट जल में रखने बोला, उसका अवकलन उसके बाद करने बोला है कि हम क्या देखते हैं कि अंडा फूल जाता है। क्या होता है? अंडा फूल जाता है, क्योंकि प्रसरण द्वारा पानी अंडे के अंदर चला जाता है। छिलके को छीलने के बाद अंडे को पानी में डालने बोला गया है 5 मिनट के लिए। उसके बाद क्या होता है कि अंडा फूल जाता है, क्योंकि अंडा के अंदर पानी मौजूद होता है, मतलब समाहित हो जाता है, चल जाता है। इसी प्रकार का एक छिलकारहित अंडा नामक के सांद्रता विलयन में रखते हैं। छिलकारहित मतलब बिना छिलका हटाए हुए, तथा 5 मिनट तक उसका अवकलन करते हैं, तथा उसको भी 5 मिनट तक अवकलन करने बोला गया। अंडा सिकुड़ जाता है। अंडा क्या होता है? वो सिकुड़ जाता है। क्यों? पानी अंडे को निकाल कर नमक के विलयन में आ जाता है। क्या बोल रहा है कि पानी जो अंडे में जो पहले से जो पानी मौजूद होता है वो पानी भी पहले से निकाल दिया जाता है, क्योंकि नमक का घोल अधिक सांद्रता होता है। अब क्या बोल रहा है कि नमक का घोल अधिक सांद्रता होता है, इसके कारण जो पहले से अंडे में जो मौजूद पानी होता है वे पहले से निकाल दिया जाता है। इस प्रकार की क्रियाकलाप हम सूखी किशमिश अथवा खुबानी से भी कर सकते हैं। ठीक है, ऐसी क्रियाकलाप आप सूखी किशमिश अथवा खुबानी से भी कर सकते हैं। यहाँ पे दूसरा क्रियाकलाप दे रहा 5.4। इसी के तौर पर एक और क्रियाकलाप दिया गया, वो आप लोग उसे खुद स्वयं पढ़िएगा। ठीक है, एक क्रियाकलाप मैंने पढ़ दिया और दूसरा क्रियाकलाप आप स्वयं आप समझ सकते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं आगे क्या है। एक कोशिकीय अलवणीय जलीय एक कोशिकीय अलवणीय जलीय जलों और ज्यादातर जीवों और ज्यादातर पादप कोशिकाएं प्रसरण द्वारा पानी ग्रहण करती है। जो एक कोशिकीय जीव है, जो अलवणीय जल है, जलीय जीव जो होते हैं ज्यादातर क्या करते हैं? पादप कोशिकाओं में प्रसरण द्वारा पानी ज्यादा ग्रहण करते हैं। पौधे के मूल द्वारा पानी का अवशोषण प्रसरण का एक उदाहरण है। पौधे के मूल रूप में जो पानी का अवशोषण जो होता है वो प्रसरण का ही एक उदाहरण है। इस प्रकार कोशिका के जीव में विसरण पानी और गैस के आदान प्रदान की प्रक्रिया के माध्यम महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। बोल रहा है कि इस प्रकार कोशिका के जीवों में जो विसरण जो होता है, पानी और गैस का जो आदान प्रदान होता है, वो आदान प्रदान प्रक्रिया के महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। प्रक्रिया में क्या करता है? महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। विसरण
विसरण प्रक्रिया जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसके अतिरिक्त विसरण कोशिका को अपने बाहरी पर्यावरण से पोषण ग्रहण करने में मदद करता है। इस प्रकार क्या बोल रहा है कि इसके अतिरिक्त विसरण जो है कोशिका को अपने बाहरी पर्यावरण से जो पोषण ग्रहण करने में क्या करता है, हमें मददगार साबित होता है। कोशिका से विभिन्न अणुओं का अंदर आना और बाहर निकलना भी विसरण द्वारा ही होता है। क्या बोल रहा है कि कोशिका से विभिन्न अणुओं में जो अंदर आना और बाहर निकलना विभिन्न अणुओं को, तो वो भी बहुत ही आवश्यक होता है, विसरण द्वारा ही होता है। इस प्रकार के परिवहन में ऊर्जा की आवश्यकता होती है। इस प्रकार के परिवहन में क्या होता है, ऊर्जा की आवश्यकता होती है। प्लाज्मा झिल्ली लचीला होता है। बोल रहे हैं यहाँ पे कि प्लाज्मा झिल्ली क्या होता है, लचीला होता है तथा कार्बनिक अणुओं जैसे लिपिड और प्रोटीन की बनी होती है। जैसे कार्बनिक अणु क्या है, जैसे लिपिड और प्रोटीन की बनी होती है। प्लाज्मा झिल्ली की रचना हम सिर्फ इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी से देख सकते हैं। बोल रहा है कि प्लाज्मा झिल्ली की जो रचना होती है वो हम सिर्फ सूक्ष्मदर्शी के द्वारा ही देख सकते हैं, जैसे खुली आंखों से हम नहीं देख सकते। कोशिका झिल्ली का लचीलापन एक कोशिकीय जीव में कोशिका के बाहरी पर्यावरण से अपना भोजन और अन्य पदार्थ ग्रहण करने की मदद करता है। बोल रहा है यहाँ पे कोशिका झिल्ली का जो लचीलापन है उसके कारण जो एक कोशिकीय जो जीव होते हैं वो बाहरी पर्यावरण से जो ग्रहण करते हैं, भोजन जो ग्रहण करते हैं, अन्य पदार्थों के ग्रहण करने की मदद करता है। अन्य पदार्थ जो ग्रहण करते हैं, पोषण जो ग्रहण करते हैं, उनमें वह मददगार साबित होता है। ऐसी प्रक्रिया को एंडोसाइटोसिस कहते हैं। ऐसी प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, एंडोसाइटोसिस कहते हैं। अमीबा अपना भोजन इसी प्रक्रिया द्वारा प्राप्त करता है। अमीबा अपना भोजन क्या करता है, इसी प्रक्रिया द्वारा प्राप्त करता है। किस प्रक्रिया, जो यहाँ पे एंडोसाइसिस जो कहला रहा है उसी को, जिसमें भोजन जो झिल्ली, कोशिका झिल्ली जो है जिसके लचीलापन होने के कारण वहां पे भोजन जो है आसानी से समाहित हो जाता है, मतलब ग्रहण कर लिया जाता है। ठीक है, इसके बाद एक 5.5 एक क्रियाकलाप दिया है। आइए देखते हैं क्या है। विद्यालय के पुस्तकालय या इंटरनेट से इलेक्ट्रॉनिक सूक्ष्मदर्शी के विषय में पता करें। इसके विषय में अपने अध्यापक से चर्चा करें। मतलब बोल दिया यहाँ पे है कि विद्यालय के पुस्तक और इंटरनेट आप लोग जानते ही हैं, और इलेक्ट्रॉनिक जो सूक्ष्मदर्शी है उसके बारे में सर्च करने बोला और उसके बारे में पता करने बोला है। हर एक विशेष के बारे में आने वाले अध्यापक को चर्चा करें, मतलब हमारे अध्यापक से उसके बारे में चर्चा करने बोला गया। तो ये आप लोग खुद ही सब चीज इसके बारे में आप लोग सब चीज पढ़ लीजिएगा। ठीक है, आज के लिए सिर्फ बस खाली इतना ही हम लोग करते हैं और आशा करते हैं सबको अच्छी तरह समझ में आया होगा। नहीं तो फिर आप एक बार अच्छी तरह से समझिएगा, पढ़िएगा, फिर वीडियो देखिएगा, फिर एक बार पढ़िएगा। आपको बहुत ही अच्छे ढंग से लिखित है, यहाँ पे समझाया जा चुका है। आप इसे एक बार पढ़ के अच्छी तरह समझ सकते हैं। ठीक है, आज के लिए सिर्फ इतना ही पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्लास फिर इसे फिर कंप्लीट प्रयास किया जाएगा। और दूसरी बात, आप सभी जानते हैं कि अभी ठीक नहीं चल रहा है, क्योंकि अभी कोरोना के दौर पर, अभी लॉकडाउन में आप लोग स्वयं ही, आप लोग खुद ही घर पे हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं कि कोचिंग खुल नहीं रहा है, इसलिए आपको यह सिर्फ सलाह दिया जाएगा कि आप लोग का अभी स्टार्टिंग दौर है। आप लोग क्या करें, सिर्फ ज्यादा से ज्यादा इस समय को उपयोग करें, ना कि वेस्ट करें। ठीक है, इसलिए आप लोग को बोला जा रहा है, इसलिए आप लोग को समझाया जा रहा है कि अभी का समय जो है, कि अभी का समय आपको ज्यादा से ज्यादा प्रयास करना, ज्यादा से ज्यादा संघर्ष करना है, क्योंकि आपके पास बहुत ही समय है। पहले के मुताबिक अभी पहले आप लोग को कोचिंग में बुलाया जाता है, इसीलिए आप लोग को समय नहीं मिल पाता था, लेकिन अभी के तौर पर आपको पास बहुत सारा समय है, इसलिए आप लोग को समय का उपयोग करना चाहिए और ज्यादा से ज्यादा पढ़ाई करें। ठीक है।